हाँ जी, शुरू करें बच्चा पार्टी। ऑल सेट। मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने आज लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 39 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। हमेशा की तरह आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड टिल नंबर 39 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है उसके इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड विच इज एग्जॉर्बिटेंट। रेफरेंस क्या लिखा है एग्जॉर्बिटेंट का? एग्जॉर्बिटेंट टैंकर प्राइसेस। मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की है, एग्जॉर्बिटेंट जब भी आएगा प्राइसेस के कॉन्टेक्स्ट में आता ही आता है। यानी जब बहुत ज़्यादा प्राइसेस हो जाते हैं किसी चीज़ के, किसी आइटम के, तो हम उसके लिए बोलते हैं एग्जॉर्बिटेंट प्राइस। ठीक, मीनिंग चेक करते हैं। अनरीजनेबली हाई यानी कि लॉजिक से बाहर चली जाए कोई चीज़, अनरीजनेबली यानी अतार्किक रूप से बहुत ज़्यादा, उस प्राइस को बोलेंगे एग्जॉर्बिटेंट। समथिंग दैट इज़ रियली जस्ट टू मच इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड वैल्यू। यानी प्राइस या फिर वैल्यू के कंसिडरेशन में जब कोई भी चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा हो जाए, आपके लॉजिक से भी परे हो जाए, आपकी रीजनिंग से भी परे हो जाए, तब आप बोलेंगे वो प्राइस कैसा है या वैल्यू कैसी है, एग्जॉर्बिटेंट है। एग्जांपल के तौर पे ये स्क्रीनशॉट है हमारे पास एक न्यूज़ का, लास्ट ईयर न्यूज़ आई थी जुलाई 2023 में। वाई टोमेटो प्राइसेस स्काई रॉकेटेड। टोमेटो प्राइसेस यानी कि टमाटर के दाम स्काई रॉकेटेड यानी रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे थे। और ये एक सिनोनिम हो सकता है वर्ब की तरह, किसका? एग्जॉर्बिटेंट का। कितना प्राइस चला गया था टोमेटो का लास्ट ईयर जुलाई में? 250 रुपये पर केजी। अब सोचिए, टमाटो यानी कि स्टेपल एक फूड प्रोडक्ट है, सब्जी है, और हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। अब 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये पर केजी समझ में आता है, बट 250 रुपये पर केजी इज़ लिटरली टू मच, लिटरली एग्जॉर्बिटेंट। परफेक्ट एग्जाम्पल, समझ में आया? अभी डिस्कस करते हैं। हमारे सामने 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। दे चार्ज्ड एन एग्जॉर्बिटेंट फी फॉर द सर्विस। उन्होंने कोई सर्विस आपको दी, उसके अगेंस्ट में एग्जॉर्बिटेंट फी यानी बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर दिए। बिल्कुल सही कॉन्टेक्स्ट। द कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर कैन बी एग्जॉर्बिटेंट। डेफिनेटली डिपेंड करता है डिजीज़ कौन सी है और कितना लंबे समय तक इलाज चलेगा, उस हिसाब से मेडिकल केयर कैन बी एग्जॉर्बिटेंट। बिल्कुल सही है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सिटी इज एग्जॉर्बिटेंट कंपेयर टू रूरल एरियाज। अब कोई सिटी है, फॉर एग्जाम्पल गुड़गांव है, मुंबई है, ऐसे शहरों में, मेट्रोपॉलिटन शहरों में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा होती है किसी कंपैरिजन में, रूरल एरियाज में रहने के कंपैरिजन में। बिल्कुल सही है। द गार्डन वॉज एग्जॉर्बिटेंट विद अ वेराइटी ऑफ कलरफुल फ्लावर्स। इट डजंट मेक एनी सेंस। ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। सो आई होप आपको एग्जॉर्बिटेंट का कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग समझ में आ गया होगा। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा। आउटरीजियस, अगेन आपकी इमेजिनेशन रीजनिंग से ज़्यादा। स्टीप, पहाड़ की तरह, पहाड़ की जो चढ़ाई होती है वो स्टीप होती है जब, तो चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे सीधी खड़ी चढ़ाई, उसको स्टीप बोलते हैं, स्टीप हिल। और एंटोनिम्स की बात करें तो रीजनेबल, तर्कसंगत, अफोर्डेबल यानी आप अफोर्ड कर सकते हैं, मॉडरेट यानी कि ठीक ठाक प्राइस है, एग्जॉर्बिटेंट नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया वर्ड। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वर्ड विच इज रेप्लेनिशमेंट। रेप्लेनिश अगर देखें केवल तो ये वर्ब होती है, रेप्लेनिश यानी दोबारा से भरना। रेफरेंस क्या लिखा है? इनएडिक्वेट रेप्लेनिशमेंट। इनएडिक्वेट यानी अपर्याप्त, इनएडिक्वेट अपर्याप्त, जो पूरा ना हो, इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट। ठीक है, मीनिंग क्या है रेप्लेनिशमेंट का? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ रीसप्लाइंग, रीफिलिंग और रिन्यूइंग समथिंग वैल्यूएबल और डिजायरेबल। कोई ऐसी चीज़ जो डिजायरेबल है आपके लिए या वैल्यूएबल है, जिसकी कोई वैल्यू है, उसको आप वापस से उसमें सप्लाई पूरी करें, रीफिलिंग कर दें उसकी, या फिर उसको नया कर दें, तो आप बोलेंगे कि आपने क्या कर दिया? रेप्लेनिश कर दिया, रेप्लेनिश। अब ये देखिए, कोई स्टोर है जहाँ पे जब सामान ख़त्म हो जाता है रैक्स में से, तो जो स्टोर कीपर्स होते हैं या स्टोर मैनेजर जो होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो रैक्स हैं उनको रेप्लेनिश कर दें, यानी दोबारा से वहाँ पे वो जो स्टॉक खत्म हो गया उसको रीफिल करवा दें। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जब आपका पेट खाली हो जाता है पूरी तरीके से, तो जो आप खाते हैं बेसिकली आप उसको एक तरीके से आप बोल सकते हैं आपने अपने आप को रेप्लेनिश कर दिया, दोबारा से एनर्जी। जूस पी लिया, बनाना खा लिया, एप्पल खा लिया, कुछ भी खा लिया इस तरीके से, जिससे आपको एनर्जी मिल जाए, ग्लूकोज मिल जाए, आपको वापस से एनर्जी फील हो जाए बॉडी के अंदर, तो आप बोलेंगे आपने अपने आप को रेप्लेनिश कर दिया, रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेशमेंट बोलते हैं ना, रिफ्रेशमेंट और रेप्लेनिशमेंट वहीं से आए, दोनों वर्ड एक जैसे हैं। एंड ये स्टोर के कॉन्टेक्स्ट में, फिजिकल स्टोर। चलिए डिस्कस करते हैं 4 एग्जांपल्स। रेगुलर रेप्लेनिशमेंट ऑफ वाटर इज क्रूशल टू कीप पॉटेड प्लांट्स हेल्दी। जो प्लांट्स पॉट में रखे जाते हैं उनको आपको रेप्लेनिश करना होता है वाटर से टाइम टाइम पे, तो बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो मर जाएंगे प्लांट्स। बिल्कुल सही है। द वेयर हाउस नीड्स रेगुलर रेप्लेनिशमेंट टू कीप अप विद डिमांड। बिल्कुल सही है। डिमांड
को पूरी करते रहने के लिए वो क्या करते हैं, अपने जो स्टॉक्स होते हैं, अपना जो स्टॉक होता है या उनकी जो वेयर हाउस की जो नीड्स होती हैं उसको रेप्लिनिश करते रहते हैं, बिल्कुल भरते रहते हैं वापस से। द आर्टिस्ट रेप्लिनिशमेंट एडेड मोर वाइब्रेंट कलर्स टू द पेंटिंग। अब ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, अगला पढ़ लेते हैं। द रेप्लिनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल इज वाइटल फॉर क्रॉप ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है, यानी फसल की ग्रोथ को अगर सही रखना है तो जो सॉइल यानी कि जो क्या बोलते हैं, भूमि, कृषि भूमि जो होती है, जिसमें जो मिट्टी होती है सॉइल, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो जाए, इसीलिए खाद डाल के और जो ज़रूरी चीज़ें डालनी पड़ती हैं उसमें वो डाल के उसको रेप्लेनिश करना पड़ता है किसान को, ताकि फसल की ग्रोथ अच्छी हो। बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस गलत लग रहा है मुझे। द आर्टिस्ट रेप्लेनिशमेंट एडेड मोर वाइब्रेंट कलर्स विद द पेंटिंग, इट डजंट मेक एनी सेंस, कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो रेप्लेनिशमेंट का मीनिंग। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। रिफिलिंग, रिन्यूअल, रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन दोबारा से स्टोर कर दिया गया उस चीज़ को। एंटोनिम्स की बात करें तो डिप्लीशन, क्षय हो जाना, कमी हो जाना। एग्जॉशन, एग्जॉशन हमने पढ़ा था ऑलरेडी किसी लेक्चर में। एग्जॉशन का मतलब बिल्कुल निकल जाना, निचोड़ जाना, थकान हो जाना, टायर्डनेस। अब ये टायर्डनेस के कॉन्टेक्स्ट में है इंसान के लिए। आप निचोड़ गए, पानी खत्म हो गया बॉडी में से और रिप्लेनिश कर लिया आपने अपने आप को, जूस पी लिया, ग्लूकॉन डी पी लिया, कुछ भी ऐसा कर लिया जिससे बॉडी में एनर्जी आ जाए। एग्जॉस्शन, रिप्लेनिशमेंट। रिडक्शन, कमी हो जाना। सो ये इसके एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज इराटिक। इराटिक रेफरेंस पढ़ते हैं इराटिक का। इराटिक रेनफॉल पैटर्न्स, यानी ऐसे रेनफॉल पैटर्न्स जो रेगुलर ना हो उन्हें इराटिक बोलते हैं। मीनिंग पढ़ते हैं इराटिक का। अनप्रिडिक्टेबल, यानी जो आप उम्मीद ना कर रहे हो वो हो जाए। इररेगुलर एंड दैट डिविएट फ्रॉम द नॉर्म। दैट डिविएट, मुड़ जाए, फ्रॉम द नॉर्म। नॉर्म का मतलब जो नॉर्मल हो। नॉर्मल, नॉर्म कहाँ से आया? नॉर्मल, यानी नियम। एक नियम है कि रोज़ ऐसा ही होगा, और नॉर्मल भी वही है। यानी नॉर्मली क्या होता है, हम देखें अगर सुबह जब सूरज निकलता है तो पक्षी अपने काम पे निकल जाते हैं दाना वाना इकट्ठा करने के लिए। शाम होती है तो अपने घोंसलों में वापस आने लगते हैं। तो ये एक नॉर्म है, नॉर्मल एक रूटीन होता है पक्षियों का। इवन इंसानों का भी, हम रात में अपने घर पहुंचते हैं, शाम को अपने घर पहुंचते हैं, और फिर खाना वाना खा के अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके हम सो जाते हैं। नॉर्म से अलग हटकर क्या है, वो लोग जो नाइट जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए ये उन्हें उल्टा हो जाता है, पूरा साइकिल बदल जाता है। उनके लिए वो नॉर्म नहीं है। नॉर्म ये है जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है दैट डिविएट फ्रॉम द नॉर्म, यानी जो नॉर्मल से अलग हट जाए उसको क्या बोलेंगे? इराटिक बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने थंबनेल पे देखिए विदर्भ महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लिखा था, इराटिक रेनफॉल। विदर्भ इसलिए फेमस है कि वहाँ पे जो रेनफॉल है, बारिश है, वो कभी तो बिल्कुल नहीं होगी, ड्राउट यानी सूखा देखने को मिल जाता है हमें। फिर अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश होने लग जाती है कि बाढ़ की नौबत आ जाती है। तो इस तरीके की जो वहाँ पे अब रेनफॉल का जो पैटर्न है वो कैसा है? इराटिक रेनफॉल। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, रेगुलर कुछ भी नहीं है, प्रिडिक्टेबल नहीं है कि हाँ ऐसा ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब ये देखें, ये इमेज दुबई की इमेज है। हमने दुबई इस कॉन्टेक्स्ट में पहले भी डिस्कस किया एक बार। अब दुबई में जो एक नॉर्म है या जो एक रेगुलर रेनफॉल का पैटर्न है वो ये है कि वहाँ पे आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है, क्योंकि वहाँ बारिश, नेचुरल बारिश बहुत कम होती है ना। तो कम होती है, और क्योंकि रेनफॉल की ज़रूरत होती है खेती के लिए भी और शहर को ठंडा रखने के लिए भी। तो जब आर्टिफिशियल रेनफॉल कराई जाती है उस शहर में, जब इस तरीके से रेन हो जाए, नेचुरल रेन इस तरीके से हो जाए कि बाढ़ आ जाए और सारा शहर थम जाए, तो आप उस वहाँ पे जो रेनफॉल का पैटर्न है उसको कैसे बोलेंगे? इराटिक रेनफॉल। यानी यहाँ पे भी हमें इराटिक रेनफॉल देखने को मिला 2023 में। समझ में आई आपको बात? सो इराटिक का मतलब जो रेगुलर ना हो। हमने स्पेरेडिक डिस्कस किया था। स्पेरेडिक आई बिलीव पहला या दूसरा लेक्चर था। स्पेरेडिक का सिनोनिम हो सकता है इराटिक। इररेगुलर, इराटिक अटेंडेंस, कभी आ रहे हैं अटेंड कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे। इराटिक अटेम्प्ट्स ऑफ मॉक्स, कभी आप मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, कभी आपने लगातार 4 दिन में 4 मॉक्स लगा लिए, फिर आपने 4 महीने में 1 भी नहीं लगाया। तो इराटिक पैटर्न ऑफ अटेम्प्टिंग मॉक्स। सो इराटिक नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अभी हमारे सामने 4 एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। शी कैन बी वेरी इराटिक, वन डे शी इज़ फ्रेंडली एंड द नेक्स्ट शी विल हार्डली स्पीक टू यू। बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। अब किसी लड़की के बारे में बोला जा रहा है कि वो काफ़ी इराटिक नेचर की है, कभी तो वो इतना फ्रेंडली हो जाएगी आपसे, फिर वो अगले दिन आपसे बात ही ना करे। सो इराटिक बिहेवियर। द वेदर हैज़ बीन इराटिक दिस वीक, इस हफ्ते वेदर इराटिक रहा। कभी बारिश हो रही है, फिर अचानक से 2 दिन लगातार बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, फिर अचानक से बारिश पड़ जाती है। सो ये जो बिहेवियर है, ये जो पैटर्न है वेदर का, वो कैसा है? इराटिक। इज इराटिक शेड्यूल मेड इट हार्ड फॉर हिम टू प्लान अहेड। बिल्कुल सही है।
उसका इरेटिक शेड्यूल ऐसा है कि वो आगे का प्लान नहीं कर पा रहा है। द इरेटिक ग्रोथ ऑफ द ट्री मेड इट स्ट्रॉन्गर। अब ये गड़बड़ है, अगर इरेटिक ग्रोथ है, कभी हो रही है ग्रोथ कभी नहीं हो रही है, तो स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकता, ट्री वीकर होगा ना। अगर इंसान के कॉन्टेक्स्ट में देखें आप, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, अगर किसी बच्चे को रेगुलरली नहीं मिल रहे, तो उसकी ग्रोथ कैसी होगी, इरेटिक होगी, और इरेटिक ग्रोथ वीक होने के लिए आगे लीड करती है, ना कि स्ट्रांग होने के लिए। सो आई होप आपको समझ में आया हो इरेटिक का कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। अभी डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। अनप्रेडिक्टेबल, जिसको प्रेडिक्ट ना किया जा सके, इनकंसिस्टेंट, जो कंसिस्टेंट ना हो, इरेगुलर, जो रेगुलर ना हो, स्पैरेटिक भी हो सकता है। एंटोनिम्स की बात करें तो कंसिस्टेंट, प्रेडिक्टेबल, रेगुलर, तीनों वर्ड्स बिल्कुल एंटोनिम्स के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज हार्बिंजर। रेफरेंस क्या लिखा है, हार्बिंजर, हार्बिंजर ऑफ व्हाट मेनी इंडियन सिटीज में फेस। ओके, मीनिंग a harbinger is something that comes before and that shows what will follow in the future. हार्बिंजर हमेशा किसी इवेंट के पहले आएगा और फ्यूचर के बारे में कोई हिंट देगा आपको। हार्बिंजर हिंदी में बोलते हैं अग्रदूत, यानी अग्रदूत यानी आपके सामने आके आपको एक हिंट दे दे कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, सतर्क हो जाएं, या जो भी अच्छी बात या बुरी बात बताए आपको, उसके हिंट दे हार्बिंजर। अब ये देखिए, कुकू बर्ड जनरली जो जुलाई अगस्त का मौसम होता है हमारे नॉर्थ में, वहाँ आपको बारिशों के पहले यानी मानसून आने से पहले कुकू बर्ड किसी पेड़ पे कू करती हुई सुनाई दे जाएगी। और अक्सर आप, मतलब मैं आपकी बात करूँ तो मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है कि कोयल को आप ऐसे गाते हुए, कू करते हुए सुन लेते हैं मानसून से जस्ट पहले, यानी वो हार्बिंजर का रोल प्ले करती है। मानसून इज कमिंग, बारिश आने वाली है, अच्छा मौसम आने वाला है, मानसून इज कमिंग, सो हार्बिंजर। ठीक है, ये हो गया ये वाला जो कोयल वाला एग्जांपल था फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में। अभी डिस्कस करते हैं पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में हार्बिंजर का मीनिंग। अ पॉलिटिकल शिफ्ट कैन इंडीड सर्व एज अ हार्बिंजर ऑफ शेयर मार्केट वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी यानी कि ऊपर नीचे होना, अनस्टेबल, वोलेटाइल। ठीक, यहाँ पे लिखा जा, यहाँ पे बोला जा रहा है पॉलिटिकल शिफ्ट कैन इंडीड सर्व एज अ हार्बिंजर, यानी कि जब पॉलिटिकल पार्टी, जो सेंटर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो चेंज होती है, शिफ्ट होती है, तो ये हार्बिंजर हो सकता है किसके लिए, शेयर मार्केट वोलेटिलिटी के लिए। शेयर मार्केट में उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि जब कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आती है तो उसके नए एजेंडा होते हैं। अब उनको इकोनॉमी में क्या चेंजेस लेके आने हैं, और बहुत सारी चीज़ें चेंज होती भी हैं। तो जब ऐसा होता है तो लोगों के मन में डर होता है कहीं हमारा जो पैसा लगा हुआ है शेयर मार्केट में वो डूब न जाए, तो वो क्या करते हैं, वो अपने शेयर्स को बेचने लगते हैं। और बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स या पुराने भी, जिनको लगता है यार कि शेयर मार्केट डाउन होने वाला है, अपने शेयर्स, नए शेयर्स खरीद लेने चाहिए, तो बहुत सारी बिक्री भी होती है और बहुत सारी मतलब एक तरीके से परचेज भी होता है बहुत सारा, और एक तरफ बहुत सारा सेल भी होता है। तो उससे क्या होता है, उथल पुथल मच जाती है, पता नहीं क्या ही होने वाला है, अनसर्टेनिटी वाली बात होती है पूरे मार्केट में। तो ये जो एग्जांपल है, बेसिकली पॉलिटिकल शिफ्टिंग हार्बिंजर का रोल प्ले करता है शेयर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिकल शिफ्टिंग। ठीक है, अभी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। द हार्बिंजर्स परफॉर्मेंस डिलाइटेड द ऑडियंस। इट डजंट मेक एनी सेंस। अभी आगे बढ़ते हैं। द सडन ड्रॉप इन द टेम्परेचर वाज अ हार्बिंजर ऑफ विंटर। बिल्कुल सही है, अचानक से पारा गिर गया, तो ये साइन किसका है, हार्बिंजर किसका है, विंटर इज कमिंग, यानी ठंड आने वाली है। द सडन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स वाज अ हार्बिंजर ऑफ द इकोनॉमिक्स डाउनटर्न। अचानक से अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ जाए, यानी बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाए, तो ये हार्बिंजर है किसका, इकोनॉमिक डाउनटर्न, यानी कि इकोनॉमी हमारी नीचे की तरफ जाने वाली है। बिल्कुल सही है। द राइज इन द स्टॉक मार्केट इज अ हार्बिंजर ऑफ बेटर इकोनॉमिक टाइम्स। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो हार्बिंजर है किसका, कि भाई इकोनॉमिक टाइम्स, यानी हमारा जो हमारी इकोनॉमी है उसका समय अच्छा आने वाला है या चल रहा है अच्छा। ये सेंटेंस भी सही है। सो ये आपके सामने थे 4 सेंटेंसेस, जिसमें हमारा कौन सा गलत था, ये वाला। द हार्बिंजर्स परफॉर्मेंस डजंट मेक एनी सेंस। चलिए डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। फोर रनर, आगे का बताने वाला, प्रीकर्सर, हिंट देने वाला कि भैया ये होने वाला है। ओमेन, ओमेन यानी शकुन, शगुन या शकुन। अब शकुन, ओमिनस हमने डिस्कस किया है, और ओमेन अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, यानी आगे की कोई घटना बताने वाला, कुछ हिंट देने वाला। और एंटोनिम्स की बात करें तो फॉलोअर, पीछे चलने वाला, रिजल्ट, आउटकम, ये सारे एंटोनिम्स हैं हार्बिंजर की, जो बाद में घटनाएं घटती हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज मल्टी फैसेटेड। मल्टी फैसेटेड, मल्टी यानी बहुत सारे, मैनी हमने डिस्कस किया है, मल्टीलैटरल है ना, बहुआयामी, वही है उसका सिनोनिम है। फेस, चेहरा, एक फेस, अब ये कोई शेप है, स्क्वायर है, अब ये एक फेस है, उधर भी एक फेस होगा,
सो मल्टी फैसेटेड, लेकिन जब हम इसको पूरा पढ़ते हैं तो फैसेटेड पढ़ते हैं, फेसिटेड नहीं पढ़ते, मल्टी फैसेटेड, ठीक है। रेफरेंस क्या लिखा है, अडॉप्ट अ मल्टी फैसेटेड अप्रोच, ओके, मीनिंग मल्टी फैसेटेड मीन्स हैविंग मैनी एस्पेक्ट्स और साइड, वही साइड्स वही है जो हमने मल्टीलैटरल में पढ़ा था, बहुत सारे साइड्स होना, बहुत सारी एस्पेक्ट्स होना, बहुआयामी जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में जो हीरा होता है, डायमंड होता है, मल्टी फैसेटेड होता है। आप देखिए कितने सारे इसके फेसेस हैं, 1 एक ये हो गया, एक ये 2 हो गया, 3 4 5, है ना, इतने सारे छोटे छोटे फेसेस हैं, मल्टी फैसेटेड होता है डायमंड। सो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में ये एग्जांपल हो गया। एंड पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में इंडियाज फेस्टिवल कैलेंडर इज मल्टी फैसेटेड रिफ्लेक्टिंग द कंट्रीज रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है, हमारा जो फेस्टिवल कैलेंडर है इंडिया का, वो कैसा है, मल्टी फैसेटेड है, बहुआयामी है, अलग अलग हमारे रिलीजन्स, अलग अलग उनके अलग अलग रिलीजन के अलग अलग फेस्टिवल्स, और ये शो करता है किसको, कल्चरल डाइवर्सिटी को, मिक्स अलग अलग चीज़ों का। इंडियन पॉलिटिक्स इज मल्टीफैसेटेड विद अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियोलॉजीज एंड रीजनल इंटरेस्ट शेपिंग द कंट्रीज डेमोक्रेटिक लैंडस्केप। बिल्कुल सही बात है, इंडियन पॉलिटिक्स में भी हमें मल्टीफैसेटेड डायमेंशंस देखने को मिलती हैं, कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग तरीके की पार्टीज, सबकी आइडियोलॉजीज अलग अलग हैं, और ये सेंट्रल लेवल पे और रीजनल लेवल दोनों पे हमें देखने को मिलता है। सो ये डेमोक्रेटिक लैंडस्केप को फॉर्म करता है इंडिया के। आई होप आपको समझ में आया हो। अभी हमारे सामने 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। द मल्टी फैसेटेड नेचर ऑफ हर टैलेंट मेड हर सक्सेसफुल इन मैनी फील्ड्स। बिल्कुल सही है, अलग अलग चीज़ों में माहिर है वो, तो ऑब्वियसली अलग अलग फील्ड्स में सक्सेस भी मिलेंगी। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ मल्टी फैसेटेड अप्रोच टू एड्रेस ऑल द इशूज़, ये भी सही है। हिज मल्टी फैसेटेड स्किल्स मेक हिम सूटेबल फॉर द जॉब। मल्टी फैसेटेड स्किल्स हैं, मल्टी टास्कर है वो, तो वो उसकी ये जो खासियत है उसको जॉब के लिए सूटेबल बनाती है। बिल्कुल सही है। द मल्टी फैसेटेड रूम हैड 4 वॉल्स एंड अ सीलिंग। अब ये गलत है, मल्टी फैसेटेड रूम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा, हैड 4 वॉल्स एंड अ सीलिंग। अब हर रूम में 4 दीवार और एक सीलिंग ही होती है। ये सेंटेंस कोई सेंस यहाँ पे नहीं दे रहा है, यानी ये इलॉजिकल है, कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। सो आई होप आपको समझ में आया हो मल्टी फैसेटेड का मीनिंग। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स, कॉम्प्लेक्स, मैनी साइडेड, वर्सेटाइल, यानी बहुत सारी चीज़ें। वर्सेटाइल का मतलब हो गया अलग अलग स्किल्स में माहिर। जो सिंगर्स होते हैं, जैसे खास करके सोनू निगम हो गए, वो वर्सेटाइल सिंगर हैं, अलग अलग उनको सिंगिंग टाइप्स आते हैं, क्लासिकल भी गा लेते हैं और बॉलीवुड सिंगिंग भी कर लेते हैं, यानी बेसिकली वो मल्टी फैसेटेड सिंगर हैं, वर्सेटाइल सिंगर है। एंड अगर हम बात करें एंटोनिम्स की, तो सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वन साइडेड। वर्सेटाइल को याद करके मेरे को एक और याद आया, कपिल शर्मा। कपिल शर्मा भी एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं, कॉमेडी शोज़ भी कर लेते हैं, एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, सो वर्सेटाइल पर्सनालिटी, ठीक है। सो वन साइडेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं, कंसिडर किए जाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, प्लाइट। प्लाइट हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने प्रेडिकमेंट डिस्कस किया था, उसके सिनोनिम के तौर पे आया था प्लाइट, दुर्दशा, बहुत बुरी परिस्थिति। रेफरेंस, बेंगलुरु's plight must serve as a wake up call। बेंगलुरु का एग्जांपल आई बिलीव वाटर क्राइसिस को लेके यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। मीनिंग क्या लिखा है प्लाइट का, डेंजरस, डिफिकल्ट और अदरवाइज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, खतरनाक, कठिन या एक दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन, उसको बोलते हैं प्लाइट। चलिए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। द प्लाइट ऑफ रेजिडेंट्स इन अर्बन स्लम्स इज अ सिग्निफिकेंट सोशल चैलेंज इन इंडिया सिटीज। Millions of people living in these informal settlements face inadequate housing, limited access to clean water and sanitation, poor healthcare facilities, and limited educational opportunities. So, addressing the plight of the slum dwellers requires comprehensive urban planning and social welfare initiatives. बात बोली जा रही है कि जो स्लम्स में, झुग्गियों में, झोपड़ियों में रहते हैं लोग इंडिया में, उनकी प्लाइट की बात हो रही है, उनकी दुर्दशा, उनकी बुरी स्थिति के बारे में बात हो रही है। अर्बन स्लम्स बेसिकली ना वहाँ पे पानी है प्रॉपर, ना वहाँ पे सैनिटेशन है, घर जो हैं पानी टपक रहा है अंदर, सीलन है सब जगह, छोटे छोटे क्रैम्ड घर हैं, झुग्गियाँ हैं बेसिकली। सो जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, कठिन है बहुत ज़्यादा उनके लिए। सो बेसिकली दे आर इन प्लाइट, बुरी स्थिति में जी रहे हैं। एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। द प्लाइट ऑफ द रेफ्यूजीज वॉज हार्ट ब्रेकिंग। जो रेफ्यूजीज दूसरे देश को छोड़ के शरणार्थी आपके देश में आते हैं, उनको हम रेफ्यूजीज बोलते हैं। उनकी जो दशा है, बुरी परिस्थिति है, हार्ट ब्रेकिंग है, यानी बहुत दिल को दहलाने वाली है, दिल को पसीजने वाली है। द मेंबर्स ऑफ द एनजीओ वर्कड हार्ड टू अलीविएट द प्लाइट ऑफ द होमलेस। अलीविएट, एग्रेवेट का एंटोनिम अलीविएट हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो बात हो रही है कि जो एनजीओ है उसके मेंबर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं
होमलेस यानी जो अनाथ हैं, जिनका कोई घर नहीं है, अनाथ नहीं, जो होमलेस हैं यानी कि जिनके पास घर नहीं है, हिंदी में वन वर्ड नहीं याद आ रहा मुझे, इट्स ओके। सो जो होमलेस हैं, जिनके पास बेघर हैं, जो उनके पास उनकी जो बुरी दशा है, उनकी बुरी परिस्थिति है, उसको दूर करने के लिए एनजीओ वाले वर्कर्स काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। द ब्लाइट ऑफ हिज न्यू जॉब एक्साइटेड हिम, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, डजंट मेक एनी सेंस, एब्सर्ड। हर प्लाइट वॉज क्लियर फ्रॉम हर टीयर स्ट्रीक्ड फेस, चेहरा बिल्कुल रुआसा हो रहा है और उसकी जो बुरी स्थिति है, जो दुर्दशा है, वो चेहरे से ही दिख रही है। हर प्लाइट वॉज क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया हो मीनिंग। डिस्कस करते हैं सिनोनिम्स। प्रिडिकमेंट, मेन वर्ड के तौर पे प्रिडिकमेंट डिस्कस कर चुके हैं। डिफ़िकल्टी, ट्रबल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो फॉर्च्यून, बहुत भाग्यशाली होना, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ, संपन्नता, ब्लेसिंग, आशीर्वाद, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं ब्लाइट के। चलिए मूव करते हैं। ओ एंड दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब क्या करना है, हमेशा की तरह होमवर्क, हर वर्ड पे आपको बनाना है एक सेंटेंस, और सेंटेंस जो बनाएं आप सारे वर्ड्स पे, उसके ग्रुप को यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर दीजिए इस वीडियो लेक्चर में इन दी कमेंट्स सेक्शन। हर एक कमेंट को मैं चेक करता हूँ पर्सनली, जहाँ मुझे लगता है कि आप गलती कर रहे हैं, मैं आपको वहाँ करेक्ट करता हूँ, रेक्टिफाई करता हूँ और आपको सही सेंटेंस प्रोवाइड करता हूँ। करना ये होता है, पहले आपको खुद बना के वहाँ पे ड्रॉप करना है, उसके बाद आपको जो मैंने सेंटेंसेस दिए या जो मैंने बात बोली उस पर भी ध्यान देना है, सो दैट और ज़्यादा लर्न करें, अपनी गलतियों को सीखें, गलतियों से सीखें और फिर उन गलतियों को रिपीट ना करें। ठीक है, पहला काम ये। दूसरा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम। जितने भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक किसी भी रीज़न से नहीं ज्वाइन किया है हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझसे शेयर करें इस यूज़र नेम पे, और मैं शेयर करूंगा हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक विद यू गाइज। ग्रुप ज्वाइन करें, बिकॉज मैं रोज़ बोलता हूं, एक्चुअल डिस्कशन वहीं पर हो रहा है। थर्ड थिंग, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 39 आई बिलीव 39 ही था, जस्ट अ बिट, व्हाट हैपेंड। हाँ जी, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 39 ही पढ़ा रहा था मैं आपको, आई फॉरगॉट। हाँ जी 39 ही है। अटेम्प्ट करनी है 39 ड्रिल, और रिजल्ट स्क्रीन से पिक करनी है आपको, आपकी आरसी स्पीड और आपका आरसी लेवल एज यूजुअल दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।